हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज सोनम चौहान। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ट्रेडिशन एंड मॉडर्न। तो इसके मीनिंग्स को लेकर के भी डिस्कस करेंगे साथ में, क्योंकि मीनिंग्स जो होता है वो बेसिक होता है, आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अप्रोच, अप्रोच एक्चुअल में क्या है। और बाकी जो टू टाइप में डिवाइडेड है, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच, इनके बारे में भी हम काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। और अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक ज़रूर कर देना है। शेयर तो देखो ज़रूर करना है, आप लाइक करो ना करो, लेकिन शेयर वीडियो को ज़रूर करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों तक जो है वीडियोस लेक्चर पहुंच नहीं पाते हैं। और वीडियोस देखो 3 लेक्चर हम ऑलरेडी ले भी चुके हैं, लेकिन फिर भी बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम सेकंड सेमेस्टर इन इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए क्लास प्रोवाइड करा दो। तो भाई 3 लेक्चर हो चुके हैं, उनके पास क्यों नहीं जा रहे हैं? तो उनको भाई इस वीडियो को शेयर ज़रूर किया करो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि आने वाले जो भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप सबसे पहले वीडियो को अटेंड कर पाओ, ठीक है। और तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मीनिंग ऑफ अप्रोच की। द टर्म अप्रोच कैन बी डिफाइंड एज ए वे ऑफ लुकिंग एट एंड इंटरप्रेटिंग ए पर्टिकुलर फिनोमिना। तो यहाँ पर सबसे सिंपल शब्दों में आपको बता तो उपागम यानी कि जो अप्रोच है वो उस शब्द की परिभाषा किसी विशेष परिघटना को देखने। परिघटना का मतलब क्या होता है? देखिए, एक होती है घटना, इंसिडेंट जो पहली बार हुआ होता है, ठीक है। परिघटना यानी कि उसी इंसिडेंट के बाद में फिर से दोबारा कोई इंसिडेंट ऐसा हो जाए, यानी कि परिघटना वापस से उसी के जैसा कुछ इंसिडेंट हो जाए, तो उसको परिघटना बोलते हैं। तो ऐसी कोई स्पेशल परिघटना, ऐसे कोई स्पेशल इंसिडेंट देखने और उसको एक्सप्लेन करने के जो तरीके होते हैं उनके रूप में की जाती है ना। द टर्म अप्रोच कैन बी डिफाइंड एज अ वे ऑफ लुकिंग एट द इंटरप्रेटिंग ए पर्टिकुलर फिनोमिना, ठीक। यानी कि कोई भी ऐसी घटना होती है उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, दैट इज अप्रोच। अप्रोच कंसिस्ट ऑफ क्राइटेरिया ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम एंड रिलेटेड डाटा, विल मेथड और मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग एंड यूजिंग डाटा। तो उपागमों में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जितनी भी उससे संबंधित जो भी डाटा होते हैं, उनके चयन के लिए, उनकी सिलेक्टिंग के लिए कुछ कसौटियाँ होती हैं, ठीक है। कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ लिमिटेशन होती है, जबकि विधियाँ आंकड़ों को लेने और उनका इस्तेमाल करने की कार्यविधियाँ होती है, ठीक है। यानी कि अप्रोच, एक नॉर्मल लैंग्वेज में आपको बताऊं कि अप्रोच का जो क्राइटेरिया होता है बेसिकली कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स से रिलेटेड, कुछ ऐसे डाटा को सिलेक्ट करने के लिए होता है, और उन पर जो भी सॉल्यूशन निकलता है उनके लिए पूरा ये प्रोसेस काम में आता है, उसी को हम अप्रोच बोलते हैं, ठीक है। कोई भी इंसिडेंट होता है उससे रिलेटेड काफ़ी सारे डाटा कलेक्ट किए जाते हैं, फिर उनको एनालाइज किया जाता है एंड देन कंक्लूजन पर पहुंचा जाता है, ठीक है। उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि भाई डाटा कलेक्ट करना है, लेकिन कुछ क्राइटेरिया है, कुछ कसौटियाँ है, कुछ लिमिटेशन है, ठीक। तो उसको अप्रोच बोला जाता है कि कुछ ऐसी स्टडी जहाँ तक पहुँचने के लिए किसी चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ती है, वो अप्रोच होता है। अब बात करेंगे यहाँ पे ट्रेडिशनल अप्रोच की। इससे पहले हमने बात की थी मेथड ऑफ स्टडी, वो भी ट्रेडिशनल मॉडर्न बेस पर यहाँ पे स्टडी की जाती है, और इसी तरीके से अप्रोच भी कुछ ट्रेडिशनल बेस पर है, कुछ मॉडर्न बेस पर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करेंगे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, यानी कि संस्थात्मक उपागम। The study of politics emphasizes the study of the formal structure of political organizations such as a legislature, the executive and judiciary। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है, इंस्टीट्यूशनल का मतलब होता है जो पॉलिटिकल एक्टिविटी से रिलेटेड जितने भी संस्थान हैं, ठीक है। यहाँ राजनीति का जो अध्ययन करता है, जो रिसर्चर है बेसिकली, वो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जैसे जितने भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका स्ट्रक्चर्स कैसा है, उन पर उनके बेसिक सी बात है, उनके स्ट्रक्चर के जो बना हुआ है उसके अध्ययन पर सबसे ज़्यादा वो बल देता है। तो जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है बेसिकली, इस अप्रोच को यूज़ किया जाता है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करने के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन से हैं? जैसे लेजिस्लेचर, आपको पता होना चाहिए लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है और जुडिशरी का काम क्या होता है। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में इनके जो वर्क है, जिनकी जो स्पेशलिटी है, वो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है। क्योंकि अब आप हो सेकेंड सेमेस्टर की, जब हम बात करते हैं उससे पहले फर्स्ट सेमेस्टर में ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके होते हैं। तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का मतलब ही क्या होता है? ये वो अप्रोच है जो बेसिक सी बात है आपको पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की स्टडी के बारे में नॉलेज देता है। एंड देन सेकंड है हिस्टोरिकल अप्रोच, यानी कि ऐतिहासिक उपागम।
तो हिस्टोरिकल अप्रोच की बात करें या हिस्टोरिकल मेथड की बात करें, दोनों को यूज़ करने का तरीका बिल्कुल सेम होता है, क्योंकि अप्रोच हो या मेथड हो, भाई हिस्टोरिकल अप्रोच को हम यूज़ क्यों करते हैं कि ताकि हम स्टेट की पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हर तरह की कंडीशन पर हम अपनी स्टडी को फोकस करके अपना जो अध्ययन है, जो स्टडी है, उसको आगे बढ़ा सके। तो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दिस अप्रोच इन द एम्फेसिस ऑन द सेलेक्टेड पीरियड ऑफ टाइम एंड द सीक्वेंस ऑफ इवेंट विद इन अ पर्टिकुलर फेज इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन what institutions are operating and what they are doing। तो ऐतिहासिक उपागम यानी कि हिस्टोरिकल अप्रोच, इस उपागम का सबसे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक या स्पेशल जो विशिष्ट लक्षण है वो है अतीत या काल की चुनी हुई अवधि या किसी भी विशेष ऐसे चरण यानी कि किसी भी ऐसे विशेष पीरियड के अंदर जो भी घटनाएं होती हैं उनके क्रम पर बल लगाकर या उनके क्रम को एक तरीके से स्टडी किया जाता है कि भाई कोई भी ऐसी घटना हुई वो हुई क्यों है, ठीक है, उसका मेन जो रीज़न है वो किस तरीके से मतलब कैसे क्रिएट हुई है, ठीक है, ताकि इस बात को एक्सप्लेन किया जा सके कि कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं चली आ रही हैं, कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट चले आ रहे हैं और वे क्या काम कर रही हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल अप्रोच को यूज़ करने का मेन टारगेट उद्देश्य तो यही होता है कि ऐसी कौन कौन सी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है जो राज्य में पहले से चली आ रही है, उनका काम क्या है, उनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो समस्याओं को कैसे देखती हैं, वो कैसे शॉर्ट आउट करती है। ठीक है, एंड इसके बाद थर्ड पॉइंट है सोशोलॉजिकल अप्रोच यानी कि समाजशास्त्रीय उपागम। तो सोशोलॉजी स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर वाइडली इंक्लूडिंग पॉलिटिकल बिहेवियर। तो आधुनिक अगर हम देखिए सोशोलॉजी की बात करते हैं तो समाजशास्त्र में यानी कि सोशोलॉजी में कम्प्लीटली बहुत व्यापक रूप से बड़े लेवल से मानव व्यवहार का अध्ययन होता है जिसमें पॉलिटिकल बिहेवियर को भी इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, और contribution to political process on the basis of question and data suggested in sociology। समाजशास्त्र में सुझाए गए प्रश्नों और आंकड़ों के आधार पर जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटी है उसको योगदान मिलता है और बाकी के जो भी व्यवहार है वो सोशोलॉजी में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी उनके डाटा होते हैं, उन्हीं के बेस पर पॉलिटिकल एक्टिविटी या जो भी राजनीतिक प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है, उनके आधार पर उनको मतलब एक तरीके से उनका कंट्रीब्यूशन मिलता है। और फिर इसके बाद काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सोशोलॉजिकल जो अप्रोच होता है उसके आधार पर यूज़ की जाती है। जो पॉलिटिकल एटीट्यूड, वाटर बिहेवियर, पॉलिटिकल मूवमेंट एक्सेट्रा आर स्टडीज थ्रू सोशोलॉजिकल अप्रोच। तो समाजशास्त्र में सुझाए गए जितने भी प्रश्न हैं, ठीक है, इसके साथ साथ ही जो भी इनका पॉलिटिकल डायरेक्शन होता है उसमें वोटिंग बिहेवियर या पॉलिटिकल मूवमेंट आदि का अध्ययन समाजशास्त्रीय उपागम के आधार पर ही या उसके माध्यम से ही किया जाता है। तो समाजशास्त्र यानी कि जो सोशोलॉजिकल अप्रोच है वो बेसिक सी बात है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें माना जाता है कि अगर आपको पॉलिटिकल एटीट्यूड के बारे में, वोटिंग बिहेवियर के बारे में कि वो किस तरीके से काम करता है, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा सोशोलॉजिकल अप्रोच को अपने स्टडी में। अगर आप स्टडी कर रहे हो पॉलिटिकल साइंस में, आप एक रिसर्चर हो, आप एक स्टूडियर हो, तो आपको इसमें इस वाले अप्रोच को यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप एज ए सोसाइटी वोटिंग बिहेवियर जानना चाहते हो, एज ए सोसाइटी आप पॉलिटिकल एक्टिविटी जानना चाहते हो, तो ठीक है, तो वो सोसाइटी के अंदर ही आपको जानना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है फिलोसॉफिकल अप्रोच यानी कि दार्शनिक उपागम। The oldest approach to the study of politics in philosophical and also known as a ethical approach, here the study of the state। तो राजनीति के अध्ययन में ये सबसे पुराना उपागम दार्शनिक उपागम माना जाता है। इसी को सबसे पुराना भी माना जाता है और साथ साथ में इसका एक अन्य नाम भी है, आचार शास्त्र के नाम से भी इसको जाना जाता है, यानी कि एथिकल अप्रोच के नाम से भी इसको जाना जाता है। गवर्नमेंट एंड ह्यूमन बीइंग एज ए पॉलिटिकल एंटिटी इन द इंटीग्रल विद the pursuit of the certain objective, moral teachings, truth or higher principles connected in the form which is inherent in all knowledge and reality। तो यहाँ राज्य सरकार और मानव का यानी कि जो ह्यूमन है उसका राजनीतिक सत्ता के रूप में, पॉलिटिकल अथॉरिटी के रूप में जो स्टडी किया जाता है वो कुछ टारगेट्स, कुछ मॉरल एजुकेशन को लेकर के, कुछ ट्रुथ को लेकर के, और जो हाईएस्ट जो थ्योरीज हैं, जो उच्च सिद्धांत हैं, उनके अनुसरण यानी उनको एक्सेप्ट करने के साथ साथ बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो उनसे जुड़ी हुई होती हैं, जो समस्त ज्ञान और रियलिटी से रिलेटेड होता है।
ठीक है। तो ये जो फिलोसॉफिकल अप्रोच है तो ये काफ़ी हद तक मॉरल वैल्यूज़ या यूँ कहे कि जो प्रिंसिपल्स हैं, कनेक्टेड ट्रुथ, इन सब से जुड़ा हुआ है। वो सत्य को देखता है, वो सत्य को एक्सप्लेन करता है और साथ में इसी के साथ साथ में आप जुड़ते हैं नॉलेज और रियलिटी से। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लीगल अप्रोच यानी कि कानूनी उपागम। द सब्जेक्ट ऑफ लॉ एंड जस्टिस आर नॉट ओनली कंसीडर्ड as matters of jurisprudences, but political scientists help the state to maintain effective law and order. तो इसके अकॉर्डिंग पॉलिटिकल का जो स्टडी की जाती है वो कानूनी प्रक्रिया यानी कि जो लॉ प्रोसेस होते हैं और जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके साथ मिलकर के इसको मतलब इसका अध्ययन किया जाता है, घुल मिल करके किया जाता है। और कानून और न्याय के विषयों को न्यायशास्त्र के मामले में ही नहीं समझा जाता, बल्कि कानून और व्यवस्था को बनाए रखने वाला भी इसको समझा जाता है। तो लीगल अप्रोच को यूज़ करने का मतलब है कि स्टेट में किस तरीके के कानून बनाए जाने चाहिए, किस तरह की कानूनों की नीड है, लॉ प्रोसेस क्या होता है। और वो खाली ये भी नहीं है कि वो सिर्फ पूरी जो न्याय प्रक्रिया है, जो जूरिस्प्रूडेंस है, उसी को मैनेज करने का काम करता है, नहीं, इनफैक्ट वो पूरी पॉलिटिकल एक्टिविटी पर भी इसका प्रभाव डालता है। तो पॉलिटिकल साइंस में जो ये सारे अप्रोच होते हैं जो स्टडी के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो बेसिक सी बात है, हर एक अप्रोच की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है और हर एक अप्रोच की अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है इन पॉलिटिकल साइंस। बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कंपोनेंट्स ऑफ द नॉर्मेटिव अप्रोच यानी कि मानक उपागम के घटक। तो एक्चुअल में नॉर्मेटिव अप्रोच क्या होता है, क्या इसके फैक्टर्स है, कंपोनेंट क्या है और मतलब किस आधार पर इसको स्टडी किया जाता है। इन नॉर्मेटिव अप्रोच द एम्फेसिस इज ऑन व्हाट इज ए गुड, व्हाट इज ए नॉट गुड। मानक उपागम यानी कि जो नॉर्मेटिव अप्रोच है वो इस बात पर सबसे ज़्यादा बल देता है या इस बात पर सबसे ज़्यादा प्रेशर डालता है कि क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। It states that when a policymaker proceed to make a policy or take a decision, she to what extent the policy or decision will give the desired result. इसमें कहा गया है कि जब कोई नीति निर्माता नीति बनाने या निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ता है, यानी कि कोई भी ऐसा पॉलिसी मेकर जब वो पॉलिसी क्रिएट करने के लिए या कोई भी डिसीजन लेने के लिए आगे बढ़ता है, तो उसे यह देखना चाहिए कि जो पॉलिसी और जो डिसीजन है वो किस हद तक रिजल्ट दे सकते हैं। ठीक है, मतलब ये कंपोनेंट ऑफ द नॉर्मेटिव अप्रोच है कि आप जब कोई डिसीजन लेते हैं या आप कोई ऐसी पोस्ट पे जब आप कोई पॉलिसी क्रिएट कर रहे होते हैं, तो आपको इतना अंदाज़ा होना चाहिए कि इस पॉलिसी को क्रिएट करने के बाद में क्या रिजल्ट आपके सामने आते हैं। तो यही क्या है, यही नॉर्मेटिव अप्रोच है। इसी को यूज़ किया जाता है कि जब पॉलिसी या कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो इनफैक्ट उसके बाद में क्या रिजल्ट, क्या फीडबैक सामने आएगा। In certain norms and principles are put forward, if they are made binding on the authority, then people can judge the success or failure the authority. In other words, the criteria for the ascertaining responsibility are simple. तो यदि कुछ मानदंडों में यानी कि जो भी मेजरमेंट हैं और कुछ जो भी प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, जो नॉर्म्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको सामने रखा जाता है और यदि उन्हें अथॉरिटी पर बाध्यकारी बना दिया जाए यानी कि उनको बिल्कुल अथोराइज कर दिया जाए, तो लोग सत्ता की सफलता या विफलता यानी कि जो भी उसकी सक्सेस है, जो भी उसकी फेलियर है, उसका न्याय कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि नॉर्मेटिव जो अप्रोच होती है उसके आधार पर अगर थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन किया जाए कि इसकी जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी इसके नॉर्म्स हैं, यदि उसको पूरी तरीके से अथॉरिटी के आधार पर रखा जाए तो वहाँ पे लोग क्या ये फेल हो सकते हैं, क्या ये सक्सीज होता है कोई भी पॉलिसी, उसके आधार पर वो सारी चीज़ें क्लियर आउट कर सकते हैं। ठीक है, द नॉर्मेटिव अप्रोच एविसेस ए बैलेंस बिटवीन व्हाट इज और इट्स एंड व्हाट शुड बी। Any favoritism will always affected the proper functioning of the state as well as the decision making process. तो मानक उपागम क्या है, क्या होता है और क्या होना चाहिए के बीच में जो संतुलन है उन्हें बनाने की परिकल्पना करता है। ठीक है, नॉर्मेटिव अप्रोच एक्चुअल में ये क्या होता है, क्या व्हाट इज़ और एंड व्हाट शुड बी, ठीक है भाई, क्या होता है, क्या होना चाहिए, इसके बीच जो बैलेंस है उसको क्रिएट करने की परिकल्पना करते हैं, उसको क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। कोई भी पक्षपात राज्य की उचित कामकाज के साथ साथ डिसीजन लेने की प्रक्रिया को हमेशा ये प्रभावित करता है। ठीक है, और स्टार्टिंग में हमने बड़े
सिंपल शब्दों में इसको एक्सप्लेन कर ही दिया है कि जो नॉर्मेटिव अप्रोच होता है, बेसिक सी बात है, वो क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, इस बात पर सबसे ज़्यादा फोकस करता है। या कोई भी पॉलिसी मेकर होता है, जब वो पॉलिसी बनाता है तो उसको इतना समझ में आना चाहिए कि उसकी पॉलिसी या उसका कोई भी डिसीजन है, उसका फीडबैक, उसका रिजल्ट एक्चुअल में लास्ट में क्या आने वाला है। ठीक है, तो ये क्या है, नॉर्मेटिव अप्रोच है। नॉर्मेटिव अप्रोच को बेसिकली यूज़ किया जाता है स्टडियर के जरिए या फिर रिसर्चर के जरिए कि पूरी तरीके से कि स्टेट एक्चुअल में ग्रो कैसे करता है, कैसे डिसीजन मेकिंग होती है, क्या स्टेट के लिए अच्छा है क्या बुरा है, ये सब इस अप्रोच के आधार पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, मतलब स्टडी किया जाता है। एंड इसके बाद बात करते हैं मॉडर्न अप्रोच की, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है बिहेवियरलिज्म यानी कि व्यवहारवाद की। Behavioralism is a very important concept of political science. It has emerged only the present century. तो जो व्यवहारवाद है वो राजनीतिक विज्ञान की बहुत ही इम्पोर्टेंट, अगर हम कहें कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इसका जो उदय होता है वो वर्तमान शताब्दी में ही हुआ है, यानी कि प्रेजेंट सेंचुरीज में ही ये देखी जाती है। जब तभी हम इसको मॉडर्न अप्रोच के रूप में पढ़ते हैं, क्योंकि ये इसका कोई 17 या 18 सेंचुरीज में इसको राइजेस नहीं किया गया। बिहेवियरलिज्म इज ए रिएक्शन अगेंस्ट ट्रेडिशनलिज्म मेथड इन सोशल साइंसेज। तो जो व्यवहारवाद है वो सामाजिक विज्ञानों में परंपरावाद पद्धतियों के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। अब हम जब मॉडर्न अप्रोच की बात करते हैं तो बेसिक सी बात है, ये उन सारे कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज करेगी जो ट्रेडिशनल बेस पर होंगे। तो जो मॉडर्न अप्रोच है वो उसका पूरा फोकस होता है अगेंस्ट ट्रेडिशनलिस्ट मेथड इन सोशल साइंस। तो सामाजिक विज्ञानों के जितने भी ट्रेडिशनल बेस पर जो भी अप्रोच है वो उनको उनके अगेंस्ट उनको क्रिटिसाइज करती है और अपने अप्रोच को सबसे बेस्ट बताती है। द फाउंडेशन ऑफ द बिहेवियरलिज्म वॉज लेड बाय ग्राहम वॉलेस, ऑर्थर, बेंटले एक्सेट्रा इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रेजेंट सेंचुरीज। तो व्यवहारवाद की अगर हम बात करें तो उसकी नींव यानी कि इसकी जो फाउंडेशन है वो ग्राहम वॉलेस, ऑर्थर बेंटले और भी बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हैं जो वर्तमान शताब्दी में इन्होंने यहाँ पे इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, और ग्राहम वॉलेस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं तो ग्राहम वॉलेस ने 1908 में अपनी पब्लिश हुई अपनी एक बुक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स में राजनीति में मनोवैज्ञानिक तत्व जैसे भावनाएं, फीलिंग्स, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट आदि के प्रभाव के अध्ययन पर बल दिया। ठीक है, वो बेसिक सी बात है भाई, बिहेवियरलिज्म फोकस करता है एक तरीके से व्यवहार में आप क्या देखते हो कि किसी का किस में क्या इंटरेस्ट है, किसी की फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है, किसी की पर्सनैलिटी क्या है, व्यक्तित्व कैसा है, नेचर कैसा है, ये सब क्या है व्यवहार में ही आते हैं। तो ये सब ग्राहम वॉलेस ने अपने ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स में इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट इसका पोस्ट बिहेवियरलिज्म यानी कि उत्तर व्यवहारवाद। The credit for the development of behavioralism goes to American scholar. Among these scholars, David Easton is considered the father of behavioralism at its peak. तो व्यवहारवाद के विकास का जो कंट्रीब्यूशन जाता है, जो श्रेय जाता है, वो अमेरिकी स्कॉलर को जाता है और इस विद्वानों में डेविड ईस्टन को बिहेवियरलिज्म का फादर कहा जाता है, उनका जनक कहा जाता है। और आश्चर्य की बात यह है कि सरप्राइजिंग वाली बात यह है कि जिस समय बिहेवियरलिज्म अपनी चरम सीमा पर पीक पर था उसी समय डेविड ईस्टन ने इसकी त्रुटियों का अनुभव किया, यानी कि इसमें जो भी गलतियां हैं उनको फील किया और पोस्ट बिहेवियरलिज्म की जो धारणा है, जो अप्रोच है, उसका प्रतिपादन किया। तो डेविड ईस्टन एक्सपीरियंस इट एरर एंड प्रोपाउंडेड द नोशंस ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म। तो यहीं से फिर स्टार्ट होती है पोस्ट बिहेवियरलिज्म की जर्नी, यहीं से इसको ग्रोथ मिलती है। देखिए, कोई भी धारणा, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी अप्रोच होता है, जब उसमें कहीं ना कहीं कोई त्रुटि, कहीं ना कोई ऐसी गलतियां नज़र आती हैं तो उसको रिप्लेस करने के लिए एक नए अप्रोच की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो गलतियां, जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो कहीं पर भी स्टडी के लिए हेल्पफुल नहीं होती है। तो आई होप सो ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना और शेयर। देखो 101% आपको एक काम ज़रूर करना चाहिए, आप कुछ करें या ना करें लेकिन शेयर ज़रूर करना है। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जा कर के सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप सबसे पहले वीडियो को अटेंड कर पाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।